Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. Find out errors की नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आज क्या सीखने को मिलता है. बट फॉर द ट्री, अब तो ये हमको देखते ही समझ में आ जाता होगा कि पास्ट की बात हो रही है और इसका मतलब अगर ये चीज़ नहीं होती उस दिन. सो बट फॉर द ट्री, अगर पेड़ नहीं होता मीन्स इफ़ द ट्री हैड नॉट बीन देयर वी कुड हैव नॉट गॉट एनी शेड. शेड मीन्स छाया, शेडो होती है परछाई. तो हमें कोई छाया नहीं मिल सकी होती अगर वो पेड़ नहीं होता. यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, कुड एंड हैव, एंड आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स नॉट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब. सो इट शुड बी वी कुड नॉट हैव गॉट एनी शेड. सीइंग द ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पुराने अखबारों को देखते ही. अब ये कौन किसकी बात हो रही है, वही व्यक्ति सब्जेक्ट बनेगा, कोई और सब्जेक्ट बनाएंगे तो गलत हो जाएगा. शी स्टार्टेड सर्चिंग समथिंग, उसने शुरू कर दिया कुछ ढूंढना. कब? व्हेन शी सॉ द ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मतलब ये शी ने ही ये काम किया, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है. सो ऐसा करते ही, तो यहाँ पर अब बीइंग भी नहीं आएगा, हैविंग भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर काम हो रहा है. तो जो काम हो रहा है उसके साथ आईएनजी आएगा और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. द पेन यू आर राइटिंग हैव नो इंक, वो पेन जो तुम लिख रहे हो उसमें इंक नहीं है. पेन जो तुम लिख रहे हो या पेन जिससे तुम लिख रहे हो, या तो हम यहाँ पर लिखें द पेन विद विच, ये बच्चों वाला तरीका है. अब अगर आपको एडवांस तरीका अभी समझने में दिक्कत है तो आप अभी इस तरीके से ही चल सकते हैं, द पेन विद विच यू आर राइटिंग. दूसरा तरीका है कि हम इसको एक पूरे सेंटेंस में चेंज करें, यू आर राइटिंग विद अ पेन. ठीक है, मतलब हमको ये पता लगाना है कि प्रपोजिशन कहाँ आएगी, किस शब्द के बाद आएगी. तो हम कहते हैं यू आर राइटिंग विद अ पेन, तो पेन तो हमने यहाँ लिख दिया. सो यानी राइटिंग के बाद विद आएगा. सो द पेन यू आर राइटिंग विद. अब यहाँ पर वैसे विच लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है. द पेन यू आर राइटिंग विद हैव. अब ये वाला वर्ब जब भी आप लगाएं हमेशा सब्जेक्ट को चेक करें. क्यों? क्योंकि ये वर्ब इसके लिए आ रहा है, तो पेन तो एक ही है, तो यहाँ पर हैज़ आना चाहिए. द पेन हैज़ नो इंक, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये एडजेक्टिव क्लॉज है. कौन सा पेन? यू आर राइटिंग विद. शी डज़ नॉट लेट हर पेन टू बी यूज्ड बाय एनीबडी, वो नहीं करने देती है किसको? पेन को. अब पेन के बाद जो काम है, या तो वो पेन को नहीं करने देती या पेन के साथ होने नहीं देती है. तो पेन के बाद काम क्या है? यूज़. तो पेन यूज़ नहीं करता, पेन को यूज़ किया जाता है, तो दैट मीन्स ये पैसिव वॉइस होना चाहिए. पैसिव वॉइस के लिए हमें पता है बी प्लस थर्ड फॉर्म दोनों चाहिए, लेकिन लेट के बाद हमें पता है कि जो अगला वर्ब है उसके पहले टू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये गलती अक्सर हो जाती है. हमको ऐसे लगता है कि ठीक है, इसमें कोई गलती तो है ही नहीं. इंग्लिश में कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनमें गलती इतने आराम से होती है कि वो लगता ही नहीं कि गलत है, बल्कि उस गलती के बिना हमको गलत लगता है. सो शी डज़ नॉट लेट हर पेन, टू नहीं आएगा, बी यूज्ड बाय एनीबडी, मतलब वो किसी को भी अपना पेन यूज़ नहीं करने देती है. द प्लान विच यू आर टॉकिंग इट विल नॉट वर्क, वो प्लान जो तुम बात कर रहे हो, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, तो के बारे में तो है ही नहीं. द प्लान अबाउट विच यू आर टॉकिंग, ये तो हो गया आसान वाला तरीका. अब प्लान के बाद जो क्लॉज है उसका सब्जेक्ट यू है, तो यानी हम ये विच को भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं. अब अगर हमें अबाउट परेशान कर रहा है, अगर हमें कोई चीज़ परेशान नहीं भी कर रही तो चेक कर, फिर भी हम अपनी श्योरिटी के लिए कि हमारा आंसर ठीक है, इसको पूरा सेंटेंस बनाओ. यू आर टॉकिंग अबाउट द प्लान. यू आर टॉक, मतलब ये वर्ड भी टेम्परेरीली हम यहाँ लेकर आते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें इसी की बात हो रही है. सो द प्लान यू आर टॉकिंग अबाउट, तो यानी हमें ये पता चलेगा कि यहाँ अबाउट आना चाहिए. हम विच को निकाल सकते हैं, और अगर आपको यहाँ अबाउट नहीं लगाना तो फिर यहाँ लगाना पड़ेगा विच से पहले. द प्लान अबाउट विच यू आर टॉकिंग. अब हमने इट किसके लिए लगाया? सब्जेक्ट तो हमारे पास ऑलरेडी था. द प्लान विल नॉट वर्क, यानी वो प्लान जो है वो काम नहीं करेगा. कौन सा प्लान? जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो. सो विच यू आर टॉकिंग अबाउट, ये इट की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ अबाउट लगेगा. विच को निकालना चाहो तो निकाल सकते हो.
गेट ऑल द डोर्स बी पॉलिश्ड, गेट मीन्स करवाओ, किसको करवाओ, दरवाज़ों को। तो हमेशा इसके साथ कुछ होना है, तो यानी यहाँ पर पैसिव वॉइस नहीं बनाना क्योंकि इसका मतलब यह करवाना, सो बी नहीं लगाना। और ये गलती भी अक्सर होती है, गेट के बाद जब भी हमने करवाना है थर्ड फॉर्म, आप इसे ऐसे समझ लो, गेट का मतलब है कि आप किसी की मदद ले रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हो। तो जब हम किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं तो उसके नखरे उठाने पड़ेंगे, लेकिन कोई नखरे कहाँ तक करेगा। लास्ट क्या है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तक वो नखरे कर सकता है, उससे आगे नहीं। तो यहाँ गेट के बाद थर्ड फॉर्म आती है। वुड शी हैज़ अंडरस्टूड द प्लान हैड वी स्पोकन इन हिंदी, ये क्वेश्चन मार्क है। यानी अगर हमने हिंदी में बोला होता, कंडीशनल टाइप थर्ड में क्या है, हम इफ़ को निकाल सकते हैं, हैड को यूज़ कर सकते हैं इफ़ की जगह, मतलब कंडीशनल टाइप थर्ड में पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है। तो हैड वी स्पोकन इन इंग्लिश का मतलब है कि अगर हमने हिंदी में बोला होता तो क्या वो प्लान समझ गई होती। तो कंडीशनल टाइप थर्ड में वुड, कुड, माइट प्लस हैव। अब मोडाल्स में कभी भी हैज़ नहीं आता, हमें वैसे तो शी के साथ हैज़ आता है, लेकिन वुड हैज़ कभी भी नहीं होता, वुड हैव होता है। सो वुड शी हैव अंडरस्टूड द प्लान हैड वी स्पोकन इन हिंदी, हैड वी स्पोकन इन हिंदी मतलब इफ़ वी हैड स्पोकन इन हिंदी। तो ये तो ठीक है, मिस्टेक यहाँ पर है। कंडीशनल्स में क्वेश्चन जब भी बनता है मेन क्लॉज का बनता है, जो ये इफ़ क्लॉज होती है इससे क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो सकता। एज सून एज द रेन स्टॉप्ड, जैसे ही बारिश रुकी, ऑल द चिल्ड्रन स्टार्ट प्लेइंग। अब ये तो पास्ट में है और ये प्रेजेंट में है। अगर आपको टाइम का कोई रेफरेंस, कोई हिंट नहीं दिया हुआ तो कभी भी इसको देखकर इसको नहीं ठीक करना चाहिए। अब इसमें अगर देखा जाए तो ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है, तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो जैसे ही बारिश शुरू हुई, ऑल द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग, सब बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया। नो सूनर डू माई ब्रदर सी हिज फ्रेंड्स। अब एज सून एज, नो सूनर और हार्डली, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन सिर्फ लिखने का अंदाज अलग अलग है। नो सूनर और हार्डली के बाद क्या होता है, फर्स्ट वाली क्लॉज क्वेश्चन की फॉर्म में होती है। अब ब्रदर कितने हैं, एक ही है। जब भी ये पोजेसिव एडजेक्टिव आए यानी रिलेशन वाला वर्ड आए, तो इसको देखकर कभी भी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि यहाँ क्या आएगा, हमेशा इसको देखना चाहिए। तो ब्रदर एक ही है, तो एक व्यक्ति के लिए डज आता है। नो सूनर डज माई ब्रदर सी हिज फ्रेंड्स, यानी अभी उसको ज़्यादा देर नहीं हुई होती अपने फ्रेंड्स को देखे हुए, यानी जैसे वो अपने फ्रेंड्स को देखता है, देन ही फॉरगेट्स एवरीथिंग। अब देखो एज सून एज में बीच में कॉमा आ रहा है, लेकिन नो सूनर में बीच में कॉमा नहीं आता, देन, और हार्डली वाले में व्हेन आता है। सो देन ही फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगेट्स यहाँ एस आना चाहिए कि वो सब कुछ भूल जाता है जैसे अपने दोस्तों को देखता है। द एलिफेंट हु इज़ ट्रम्पेटिंग, ट्रम्पेट होता है चिंगाड़ना, सीम टू हैव गॉन मैड मतलब जो हाथी चिंगाड़ रहा है लगता है वो पागल हो गया है। द एलिफेंट विच, हु सिर्फ व्यक्तियों के लिए आता है, ह्यूमन बींग्स के लिए। द एलिफेंट विच इज़ ट्रम्पेटिंग सीम्स, द एलिफेंट सीम्स। ये इस तरह के सेंटेंसेस में बहुत गड़बड़ होती है, इस वर्ब का इस सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए, हिसाब किताब होना चाहिए, इसका भी देखना चाहिए कि ये किसके लिए आ रहा है। हु का मतलब इसी की बात हो रही है, तो एक ही एलिफेंट है, इज आएगा। सो द एलिफेंट विच इज़ ट्रम्पेटिंग सीम्स, लगता है पागल हो गया है, हो गया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सीम के बाद टू लगाकर परफेक्ट टेंस। ये आप इन्फिनेटिव्स वाली वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको सीम के साथ सेंटेंसेस कैसे बनते हैं उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है एक वीडियो में। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इस क्लॉज का सब्जेक्ट भी यही हो तो शॉर्टकट हो सकता है। कैसे, द एलिफेंट ट्रम्पेटिंग सीम्स टू हैव गॉन मैड, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। द एलिफेंट ट्रम्पेटिंग सीम्स टू हैव गॉन मैड। वैसे जब ये ING लगा कर आता है तो सिंगल वर्ड नहीं होता, उसके साथ दो चार वर्ड्स और होते हैं, लाइक द एलिफेंट ट्रम्पेटिंग इन द जंगल सीम्स टू हैव गॉन मैड। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनके लिए वो हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, और ये फाइंड आउट एरर्स आपके लिए बहुत तरीक़ों से हेल्पफुल प्रूव हो सकता है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।